बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, इसका आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो कैसे केमिकल इक्वेशन बन जाती है, उसको कैसे कहते हैं, फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में मिलें, रिएक्ट करें और वो हमें एक नया एलिमेंट दे दें, मॉलिक्यूल दे दें, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे ही है ना, किसी भी दो चीज़ों के मिलने से जो नया हमें सब्सटेंस मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है ना। ठीक है, अब वो कहता है कि केमिकल रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसका सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अब सल्फ़र है, सल्फ़र का सिंबल मैं एस लिख दूँगी। ठीक है, या उसके फार्मूले से लिख दूँगी। ठीक है, या उसका जो साइन होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जब किसी भी हम एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब वो कहता है कि केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करते हैं, एरो से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, हो गया। यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं ना, जिन दो एलिमेंट्स ने आपस में कंबाइन करना होता है, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं ना, और जो नया सब्सटेंस देते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब वो कहते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं ना, इसको हम एरो के लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, एरो के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और वो कहता है कि जो एरो डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट, यानी कि जो एरो का मुंह होना चाहिए ना, ये अब क्या शो कर रहा है कि ये दो चीज़ें मिली हैं और उन्होंने हमें ये दिया है। तो वो कह रहा है कि जो एरो का मुंह होना चाहिए वो किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये फिज़िकल स्टेट्स में हो, ठीक है, जो हमने फिज़िकल स्टेट्स मैटर की पढ़ी हैं पीछे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये इस फॉर्म में हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये फिज़िकल स्टेट की हालत में हो, यानी कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तब इनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इनके फार्मूला और सिंबल से कैसे, एस, जी एंड ए क्यू, जो कि स्टैंड क्या करते हैं, एस से सॉलिड, जी से गैस एंड ए क्यू से एक्विस सोल्यूशन, मतलब एक्विस स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब वो कहता है कि हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन की। ठीक है, और इनके क्या करते हैं, सिंबल से शो करके लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं ये कैसे होता है। अब सल्फ़र एस से बनता है ना, और ऑक्सीजन O2। ठीक है, अब इनके सिंबल लिखे मैंने, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन है ना, सल्फ़र और ऑक्सीजन मिले हैं। ठीक है, सल्फ़र क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे पास गैस है। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगी तो ये गैस बनाएंगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नया सब्सटेंस दे दिया है ना, प्रोडक्ट नहीं दे दिया। तो अब वो कहते हैं कि इस ऊपर वाली स्टेटमेंट से, ये जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है, इससे हम ये भी बता सकते हैं, अगर हम इसको फिजिकल स्टेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सल्फ़र जो एस लिखा हुआ है, इसकी जगह हम स्मॉल एस भी तो लिख सकते हैं, यानी कि ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन की जगह हम जी लिखें, स्मॉल जी। ठीक है, यानी कि ये गैस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो भी क्या है, गैस है, उसको भी जी लिख सकते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट में भी तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा फिर अब वो एक और एग्जांपल देता है। हाँ, वो कहता है कि जिंक जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एक्विस सोल्यूशन होता है इसका, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं तो इसका एक्विस सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या रिएक्ट करके ये हमें क्या देते हैं। ठीक है, अब जिंक Zn, इसका सिंबल लिखा है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के सिंबल लिखा है, फार्मूला लिखा है H2SO4। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके हमें क्या देगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब जिंक सल्फेट क्या है, ये भी एक्विस सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि ये भी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया, ये इसका एक्विस सोल्यूशन बनाएगा, और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। कि यानी कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास यूज़ हुए में होंगे, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, जब उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम आपस में सेम होंगे, यानी कि जितने ही, अगर फ़र्ज़ करो सोडियम हमारे पास रिएक्टेंट में भी यूज़ हो रहा है ना, वही सोडियम प्रोडक्ट में भी यूज़ हो रहा है, तो वो कहता है कि उसके नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, जितने, अगर फ़र्ज़ करो सोडियम एलिमेंट यूज़ हुआ है, अगर उसके 2 एटम रिएक्टेंट में, तो 2 ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए।
जब इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, ये इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसने एक एग्जांपल दी है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करके हमें क्या देगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। यानी कि अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, एक ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन, Cl कितना है, क्लोरीन 1 है, सोडियम कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है। तो अब NaCl, सोडियम भी एक दफ़ा आ गया, क्लोरीन भी एक दफ़ा आ गया, हाइड्रोजन 2 थे ना, 2 हाइड्रोजन और एक साथ में ऑक्सीजन था, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O। तो अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है ना, यानी कि जितने इन एलिमेंट्स के जो एटम रिएक्टेंट में यूज़ हुए इतने हमें किस में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में। अब वो कहता है कि जब क्या हो, जो रिएक्टेंट में एलिमेंट है और प्रोडक्ट में एलिमेंट है, जब इनके नंबर ऑफ एटम सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, देखो ज़रा, H2 2 हाइड्रोजन के एटम है ना, प्लस Cl2 क्लोरीन के 2 एटम है, ठीक है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब 2 को अगर यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। 2 इनके मोल यूज़ हो रहे हैं, तो अब यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, HCl, यानी कि 1 हाइड्रोजन और एक ही क्या मिल रहा है, क्लोरीन का। तो ये बैलेंस है नहीं है ना, लेकिन अगर यहाँ पे इसकी हम 2 लगा दें, 2 HCl, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो तब बैलेंस होता है। लेकिन अभी इस कंडीशन में ये बैलेंस नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो इक्वेशन अनबैलेंस होती है, इसको बैलेंस करना मस्ट होता है ना, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो कॉमन मेथड है वो कौन सा है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। इस मेथड के मुताबिक हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सिंबल और फार्मूला लिखने से पहले ना उसके कोएफिशिएंट को एडजस्ट कर लेंगे, और उस वक्त तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम दोनों साइडों पे क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कैसे, कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है, लिखता है राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जो हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी ना उसको लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ़ एटम चेक करेंगे, ठीक हो गया। जैसे ये साथ एग्जांपल देखते जाओ, N2 प्लस H2, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसमें उन्होंने क्या दिया, NH3, यानी कि 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये अनबैलेंस्ड है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को लिख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनके नंबर ऑफ जो एटम काउंट करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। जबकि प्रोडक्ट में क्या है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो ये अनबैलेंस्ड है ना, ठीक है, पहला स्टेप फॉलो हो गया। फिर वो कहता है वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम, कि एक वक्त में ना एक एलिमेंट के साथ मतलब उसको बैलेंस करो, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर्स के साथ, ठीक है। यानी कि या रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करो या किसको करो, प्रोडक्ट को करो। ये नहीं कि उधर से रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करो उधर से प्रोडक्ट को, ऐसे तो वो रीअरेंज हो जाता है, ऐसे तो वो काम ही नहीं बनता। एक वक्त में एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये बैलेंस था ना, बैलेंस नहीं था ना, ठीक है, हमने ये लिख लिए थे। रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन और 3 किसके हैं, हाइड्रोजन एटम है। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 3 की बजाय उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम कर देते हैं, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमने प्रोडक्ट को रीअरेंज किया है ना, एक एलिमेंट को हम अब एक एलिमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट के साथ अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाइट्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखते हैं अब क्या होता है। अब हमारे पास नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई है, 2 एटम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी क्या है, अनबैलेंस है, इसके अब 4 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। फिर वो कहता है मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स, 2 3 4 5, ठीक है, ऑन दैट साइड ऑफ इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकुलर लेस, एंड ट्राई टू बैलेंस द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, स्टार्ट मल्टीप्लाई विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स, ठीक है। अब वो कहते हैं ये वाला काम करने के बाद ना, मतलब किसी एक चीज़ को हमने क्या करना है, किसी एक साइड पे एलिमेंट को यूज़ करना है, मतलब किसी या रिएक्टेंट में एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। वो कहता है कि जो सूटेबल नंबर कौन से हैं, 2 3 4 5, ठीक है। और वो कहता है कि ये अब क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो और उस साइड पे करो जिस साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स क्या है, कम है।
अब चाहे वो रिएक्टेंट में कम है चाहे प्रोडक्ट में कम है, पहले हम देख लेंगे ना। अब यहाँ से हम जैसे देखते हैं, ठीक है, तो अब रिएक्टेंट में ही नंबर ऑफ़ एटम्स कम है ना, इधर तो 3 और 4 हैं, इधर भी 2 और 2 4 हैं तो उस तरह ठीक ही है। मतलब ये इक्वेशन उसने एग्जांपल ऐसी दी है, इसमें ऑलमोस्ट बैलेंस ही है। मतलब बैलेंस इस तरह है कि नंबर ऑफ़ एटम्स अब कम किस में, अगर इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के देखा जाए 4 बन रहे हैं, इन दोनों को भी कलेक्टिवली मिला के देखा जाए 4 बन रहे हैं, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो ना, दोनों में सेम हो, फिर जहाँ से मर्जी कर लो। लेकिन अगर ऐसा हो इधर सिर्फ 2 होते और इधर 4 होते, ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 है ना, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कम है तो उस साइड पे हम मल्टीप्लाई करते। समझ आ गई बात की? यानी कि जिस जहाँ पे रिलेटिवली स्मॉल नंबर हो ना, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल नंबर होंगे वहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखो, अब इनको बैलेंस करना है। स्टेप 3, नाइट्रोजन, ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब देखते हैं ना। अब हमारे पास नाइट्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट, 2 एटम है, और हाइड्रोजन के। अब हमने क्या किया, अब हमने हाइड्रोजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, इधर रिएक्टेंट में भी और फिर प्रोडक्ट में करेंगे। पीछे तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट में किया था ना, ये यहाँ पे पहले हमने प्रोडक्ट में किया था, हमारे पास बैलेंस नहीं हो रहा था, हमें पास रिएक्टेंट की कमी आ रही थी एटम्स में, ऐसे ही था ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट को तो हमने पीछे मल्टीप्लाई कर लिया था, अब हमने एलिमेंट ले लिया रिएक्टेंट, इसमें हाइड्रोजन को अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 2 नाइट्रोजन के एटम, 3 2 जार 6 हाइड्रोजन के एटम, ठीक है। यानी कि अब रिएक्टेंट में देखते हैं नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। अब प्रोडक्ट में देखते हैं 2 नाइट्रोजन यानी कि 2 नाइट्रोजन और 3 2 जार 6 यानी कि 2 NH3। अब ये हमारे पास क्या हो गया 6, उधर भी 2 नाइट्रोजन के एटम और 6 के हाइड्रोजन के एटम है। अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब फिर वो इधर क्या कहता है, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स 1 by 1, ठीक है। अब पहले हम एक एलिमेंट के साथ करेंगे, देखेंगे रीअरेंज हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया तो ठीक है, अगर एक एलिमेंट को छेड़ने से, लेकिन एक के साथ नहीं हो रही फिर हम दूसरे को छेड़ेंगे, ठीक है। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारों को करते कराते जब आखिर में बैलेंस होगी तब छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब करना तो हर एक के साथ है ना, हो सकता है हम जिसके साथ जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके साथ वो बैलेंस ना हो, दूसरे के साथ हो रहा हो, ठीक है। अब वो कहता है जब इक्वेशन ऐसी हो, जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हों, H2 N2 Cl2, इसको क्या करें, एंड पे बैलेंस करें, ठीक है। अब इसी तरह फिर इसने आगे से और एग्जांपल दी हुई है, ये मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये हमें क्या देता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एग्जांपल्स आप लोग खुद सॉल्व करो। पहली एग्जांपल मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस समझा दिए ना, दूसरी और तीसरी एग्जांपल आप लोग खुद करो, ठीक है। कि पहले अनबैलेंस इक्वेशन को लिखो, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स जितने भी रिएक्टेंट में यूज़ हुए हैं एलिमेंट, जितने भी प्रोडक्ट में एलिमेंट यूज़ हुए हैं, दोनों के नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लो, ठीक है। फिर क्या करो, पहले एक एलिमेंट को छेड़ो, या रिएक्टेंट को छेड़ो या प्रोडक्ट को छेड़ो, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई सूटेबल डिजिट्स के साथ करो, 2 3 4 5, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के साइड पे, उस साइड पे मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो, कम हो, ठीक है। हमेशा क्या होता है, स्मॉल नंबर से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। और फिर इसको प्रोसेस को रिपीट कैसे करो, पहले एक एलिमेंट के साथ करो, जब बैलेंस नहीं हो रहा फिर दूसरे एलिमेंट को लेके आओ, ठीक है, फिर तीसरे को लेके आओ। ये एग्जांपल्स आप लोग खुद साथ करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।